अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवर खान और मैं हूं ज़रिया राजपूत। जनाब, इस साल होने वाले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से बात कर लेते हैं कि जिसका इब्तिदाई शेड्यूल जो है वो सामने आ चुका है और हर आईसीसी इवेंट की तरह इस बार भी पाकिस्तान और भारत को एक ही ग्रुप में रखा गया है। तो यूं T20 वर्ल्ड कप 4 जून से 30 जून तक अमेरिका और वेस्ट इंडीज में जारी रहेगा। बिल्कुल एक नया वेन्यू होगा तमाम ही टीमों के लिए, क्योंकि कभी अमेरिका में इस तरह से क्रिकेट तो नहीं हुई और आईसीसी इवेंट तो खासतौर पर कभी भी नहीं हुआ। तो जिसमें हम देख रहे हैं कि 20 टीमें शिरकत करने जा रही हैं, जबकि पहले राउंड में 5-5 टीमें 4 ग्रुप्स में मुकाबला करेंगी और पाकिस्तान के अलावा इस ग्रुप में भारत, आयरलैंड, कनाडा और मेजबान अमेरिका एक ही ग्रुप में शामिल हैं। कौमी टीम इवेंट में अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका, जबकि 9 जून को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क में मद्दे मुकाबला आएगी। और कोशिश अब यही की जा रही है कि इस मैच को बरसगीर के टाइम जोन के मुताबिक कराया जाएगा, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा शायकीन क्रिकेट हैं वो लुत्फअंदोज हो सकें, क्योंकि जो अमेरिका का टाइम जोन है वो बहुत ज्यादा और स्टेट्स का वहां पर है। मतलब ये नहीं कि आप आधे घंटे का भी कहीं पे फासला पड़ रहा है या 2 घंटे की फ्लाइट है तो आपको समझ ही नहीं आता। आपने कहीं से 4:30 बजे फ्लाइट की है, ली है, तो पता चलता है वहां पर आप 2:30 बजे उतर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सिचुएशन रहती है। और इस वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में हम ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो उम्मीदें होंगी वो शाहीन शाह अफरीदी से होंगी एज अ प्राइम बॉलर भी, और फिर एज अ कैप्टन भी। नए कैप्टन हमारी टीम के वो बनने जा रहे हैं। तो जो लोग भी अमेरिका जाना चाहते हैं वो वर्ल्ड कप देखने के लिए मेरा ख्याल है वीजा भी उन्हें इजीली मिल जाएगा, शायद कोई आसानी से वीजे मिल जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। आगे बढ़ते हैं, अब शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। ताहयात ना अहल करना इस्लाम के खिलाफ है, चीफ जस्टिस। बानी पीटीआई की इलेक्शन कमीशन अरकान को संगीन धमकी। नोट नहीं वोट लेने आए हैं, ख्वाजा सरा का कौम को पैगाम। प्लास्टिक सर्जरी कब करवानी चाहिए? शादी सीजन, दुल्हा दुल्हन के लिए शानदार मशवरे। एक तरफ तो सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ हैं और दूसरी तरफ सियासी रहनुमाओं को अदालत में मुकदमात का सामना भी करना पड़ रहा है। किसी को नाअहली की मुद्दत तय होने का इंतजार है तो कोई अपने इंतखाबी निशान को लेकर अदालती फैसलों का इंतजार कर रहा है। और आने वाले हफ्ते में भी हम देख रहे हैं कि अदालत की तरफ से बहुत से अहम फैसले भी मुतवक्के हैं, जिनमें सियासी रहनुमाओं के मुस्तकबिल के फैसले होने हैं। तो सबसे पहले अदालती मामलात की बात कर लेते हैं, जहां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स देते हुए कहा कि पार्लियामेंट ने मुद्दत नहीं लिखी तो फिर नाअहली ताहयात क्यों है? किसी को ताहयात नाअहल करना इस्लाम के खिलाफ है। बिल्कुल, तौबा का रास्ता खुदा ने भी बंद नहीं किया तो अदालत कैसे कर सकती है? इसके अलावा चीफ जस्टिस ने एक बार फिर आम इंतखाबात के मुतालिक रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो रहे हैं, तो इंतखाबात से मुतालिक कंफ्यूजन ना फैलाई जाए। दूसरी तरफ हमने ये देखा कि बल्ले का निशान हासिल करने के लिए पीटीआई की कोशिशें लगातार जारी हैं। तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त काबिल समाअत थी ही नहीं और इलेक्शन कमीशन इस मामले में फरीक नहीं बन सकता। अच्छा, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई ने ये दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई के कुछ वकला या फिर एक ऐसा गिरोह है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अदम एतमाद का इजहार करता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। तो ये क्या पॉलिसी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो शायद खुद उनके लोगों को समझ नहीं आ रहा। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ दायर दरख्वास्त भी आज जो थी वो खारिज कर दी है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने पीटीआई रहनुमा की दरख्वास्त पर समाअत की, जिससे अदालतें नाकाबिले समाअत करार दिया। बिल्कुल, सियासतदानों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब सजा याफ्ता के लिए 10 साला नाअहली की मुद्दत बहाल कर दी है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के दलाल के बाद सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए इस पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। बानी पीटीआई की बात करें तो उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस में फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान बानी पीटीआई फर्द जुर्म आयद किए जाने के दौरान शदीद गुस्से में आ गए और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के चारों अरकान को उन्होंने डायरेक्टली कहा कि मैं तुम सबकी शक्लें पहचानता हूं, मुझे तुम सबके नाम भी मालूम है, इक़्तिदार में आकर मैं तुम पर आर्टिकल 6 लगाऊंगा। और इसी बिहेवियर की, इसी उनके स्टांस की, नैरेटिव की हम पहले भी बात करते रहे हैं कि पहले भी वो इस तरह की बातें करते आए हैं
और उसके बाद लाहौर में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलावल भुट्टो ने अपने 10 नकाती मंशूर से आगाह किया है और साथ ये भी कहा है उन्होंने कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और PTI अशराफिया की नुमाइंदा जमातें हैं और इन दोनों को मुक़्तदर कुव्वतों की जानिब से ही पंजाब पर मुसल्लत किया गया है। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब। तो सुबह हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी सी पॉलिटिक्स के हवाले से। आप लोग कहेंगे कि अगर हम अखबार नहीं पढ़ रहे तो इन लोगों ने जो है ना वो पूरी सियासत से रिलेटेड जो है वो हम लोगों को थोड़ा सा अपडेट रखने की ठान रखी होती है। सबसे ज्यादा जो गर्मा गर्मी है वो हमारे यहाँ सिर्फ सियासी मैदान में नजर आती है और ये सियासी गर्मा गर्मी जो है ना लोगों के कारोबार पर भी असरअंदाज हो रही है, लोगों की जिंदगी पर असरअंदाज हो रही है। खानदानी मसले मसाइल जो हैं लड़ाइयों में पहुंच जाते हैं। घर के ड्राइंग रूम जो हैं अब वो सर्दियों की रातों में बहुत गर्म इस लिहाज से महसूस होते हैं कि क्योंकि सब आपस में एक दूसरे से इस किस्म की बातें करते हुए हमें नजर आते हैं। भी होते हैं कुछ पार्टी चॉइसेस को लेकर, कुछ लीडरान के चॉइसेस को लेकर और फिर जातियात पर भी लोग उतर आते हैं जहां तक नहीं जाना चाहिए। नाहली केस के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, बहुत आम रिमार्क्स भी इसमें सामने आए हैं। इसी तमाम सूरत पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार शाहिद मिदला साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मिदला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। रिमार्क्स आपने भी सुने होंगे और ये बात समझ में भी आती है कि किसी को किस तरह से ताहयात नाहल किया जाता है, लेकिन जब प्रीवियस फैसले को हम देखते हैं जो पिछली अदलिया की जानिब से किया गया, आला अदलिया की जानिब से किया गया था, तो वो फिर क्या आईन और कानून में एक नई इजाद की गई थी नजरिए जरूरत के तहत? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच आपने लिया। और देखिए 62(1)F के हवाले से खुद ही जस्टिस काजी फायजी साहब के रिमार्क्स भी जाहिर हो रहे हैं और पिछले 5-7 साल इस पे बहुत ज्यादा डिबेट भी हुई है कि पिक एंड चूज वाला सिलसिला होता है अदलिया की भी जानिब से। बदकिस्मती से हम ये बहुत अच्छे से ट्रेंड देख रहे हैं, नहीं कई डेकेड से है कि अदालत मुख्तलिफ जो वन मैन शोज होते रहे पाकिस्तान में उसका शिकार रही है या उसके लिए इस्तेमाल होती रही है, बल्कि अब तो वाज़ेह तौर पे चीजें सामने आ गई हुई हैं और मैं कहूँगा कि जुडिशरी इसमें सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड हुई है। 62(1)F के केस पे भी आप देखिए कि 2018 में जब इंटरप्रेट किया जाता है इसी नाहली के फैसले को 62(1)F को इंटरप्रेट किया जाता है, तो वो जस्टिस उमर अता बंदयाल उस फैसले के ऑथर है। उन्होंने लिखा था कि जो भी नाहली होगी 62(1)F के तहत वो ताहयात होगी, लेकिन उसके बाद फैसल वावडा का पिछले साल एक केस आता है तो उस पर वो कहते हैं नहीं ये ताहयात नाहली किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफी है। और उनके आज भी मुझे रिमार्क्स याद है, उन्होंने इस पे ये भी कहा था कि कोई भी जज अपने फैसले को रिव्यू कर सकता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो ड्यू कोर्स है उसको सेट करने की कोशिश की जा सकती है। तो फैसल वावडा की केस पे उन्होंने ये कहा था कि ताहयात नाहली जुल्म है, नाइंसाफी है और ये किसी भी तरह से जायज नहीं है। और फिर फैसल वावडा को 5 साल के लिए नाअहल किया गया था। और फिर आप दूसरी तरफ ये भी देखिए कि अदालत में जो सवालात उठाए गए हैं बिल्कुल जायज है, मुनासिब है, साहिब है। इस एतबार से खबर के देखिए कि रेपिस्ट जो है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मैं या आप सिर्फ अपने टैक्स डिक्लेरेशन भी प्रॉपर नहीं भर पाते हैं और किसी किस्म की गलत बयानी हो जाती है तो कोई भी पॉलिटिशियन जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। मेरे सामने 2 केसेस हैं, मैं आपको दोनों की एग्जांपल देना चाहूंगा। एक राय हसन नवाज साहब के, उनकी बीवी के नाम पे एक प्लॉट था, कोई 2.5 मरले ऊपर नीचे हो रहे थे और जो उन्होंने मेंशन नहीं किया, मेंशन करना भूल गए और वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। वो पिछले 2 इलेक्शंस नहीं लड़ सके हैं। इसी तरह से इफ्तिखार चीमा वजीराबाद से उनका ताल्लुक था, कोई मस्जिद का प्लॉट था, मस्जिद को उन्होंने डोनेट कर दिया था, लेकिन उनको फिर जब उनका केस अदालत में चलता है, सुप्रीम कोर्ट में चलता है, तो उनको भी ताहयात नाअहल कर दिया जाता है और फिर उनके भाई को इलेक्शन लड़ना पड़ता है जो कि डॉक्टर निसार चीम है, वो PMLN के MNA है वजीराबाद से। तो इस तरह की बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, एंट्री केसेस तो हैं ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसको सहल करने के लिए अदालत का ये फैसला काफी बिल्कुल ऐसे ही मतलब साहब कुछ तो कंट्रोवर्सीज हैं लेकिन कुछ रियलिटी चेक्स भी हैं जिस पर चीफ जस्टिस साहब ये कह रहे हैं कि एक फौजी आबिर आता है, सबको उठाकर बाहर फेंक देता है। आमरों ने सादिक और अमीन वाली शराइत अपने लिए क्यों नहीं डाली? सादिक और अमीन की शर्त सबके लिए होनी चाहिए। इस स्टेटमेंट पर आप क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए मैंने जरियात यही बात की ना कि मुख्तलिफ अदवार में वन मैन शोज होते रहे पाकिस्तान में,
और बदकिस्मती से वो तमाम के तमाम शोज जो है वो सुपरहिट इसलिए रहे हैं कि अदालत उनकी मामलत करती रही है। आप मुशर्रफ को देख लीजिए, 99 में जब उनको कू किया तो उनको इंडोर्समेंट जो है वो अदलिया से मिली, सुप्रीम कोर्ट से मिली, और इसके बाद भी हमने वक्तन फवक्तन देखा जब भी किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट पॉलिटिकल अपहीवल हुआ है पाकिस्तान में तो उसकी इंडोर्समेंट अदालतें देती रही। अभी आप सबसे बड़ी मिसाल तो आपके पास मियां नवाज शरीफ के केसेस हैं, फिर इमरान खान के भी केसेस हैं कि मियां नवाज शरीफ को किस तरह से नाअहल किया गया और है पैसेंटली चीजें की गई उनके अगेंस्ट, और उनका जो केस था वो एसेट्स था, एसेट्स बियॉन्ड मीन्स था, लेकिन उनको इकामे पे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और फिर वही केसेस जब एहतसाब अदालत से होते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले आते हैं तो पहले उस तरह से रिलीफ नहीं मिलता जब तक उनकी कोई बार्गेन नहीं हो पाती है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, लेकिन जैसे ही एस्टैब्लिशमेंट के साथ बार्गेन होती है तो उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। और फिर उस वक्त भी तज्जियाकार में आप उस वक्त भी ये बात करते थे कि ये बोगस केसेस हैं, और आप देखिए कि उसमें मुल्क का कितना नुकसान हुआ। 7 साल तो मुल्क के न सिर्फ जाया हुए बल्कि 25वीं बड़ी मैशत के तौर पर पाकिस्तान उभर के सामने आ रहा था, और वो तमाम का तमाम जो तरक्की का, माशरत की तरक्की का या अदरवाइज हमारे माशरे की तरक्की का जो सफर था वो जाया हो गया। एक माशरों का भी सफर होता है जो सियासी मेचोरिटी के लिए होता है, तो वो भी एक तरह से जाया कर दिया गया। तो अभी इस केस में भी आप देखिए कि कितनी बड़ी डायकॉटमी है कि आप देखिए कि जजेस ने बड़ा राइटली पूछा है जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा ने कि जो जजेस हैं वो इम्पोज करते हैं या सजाएं देते हैं, पनिश करते हैं सियासतदानों को 62(1)(f) के तहत, और उनको सादिक और अमीन डिक्लेयर करते हैं, क्या उनकी कोई क्वालिफिकेशन है और क्या वो भी किसी क्वालिफिकेशन पे पूरा उतरते हैं, क्या वो भी 62(1)(f) के तहत पूरा उतरते हैं। और फिर खबर बड़े अरसे से ये डिबेट रही है पाकिस्तान में, और इस डिबेट को मेरा ख्याल है सपोर्ट भी किया जाना चाहिए कि आप देखिए कि नैब लॉज जो हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं सियासतदानों पर, लेकिन वो जजेस पर नहीं इम्प्लीमेंट होते, वो जनरल्स पर नहीं होते, उन सब का अपना अपना एहतसाब करते हैं। लेकिन मेतला साहब, आपको लगता है कि अभी जो भी फैसला आएगा उसके बाद ये डिबेट खत्म हो जाएगी या मजीद जारी रहेगी? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर हम रहनुमाओं की बात करें या फॉलोअर्स की बात करें तो वो अभी भी यही कह रहे हैं कि दोबारा से एक वन मैन शो के लिए हो रहा है, एक लाडले प्लस के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अगर चीफ जस्टिस भी जो बयानात दे रहे हैं वो बज़ाहिर हक में तो नजर आ रहे हैं उन लोगों के जिनको ताहयात नहली का सामना करना पड़ा था। देखिए खबर इंटरेस्टिंगली जो 61(f)(2) में जो भी फैसला आएगा उसका जो फायदा है वो इमरान खान को भी पहुंचेगा। इमरान खान तोशाखाना केस में डिस्क्वालीफाई है, लेकिन वो 62(1)(p) के तहत डिस्क्वालीफाई है, और उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 1 टाइम के लिए है, लेकिन आगे जाके जो कि नजर आ रहा है, चीजें नजर आ रही है, वो मजीद केसेस में भी डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। तो उस सूरत में ये फैसला उनके लिए भी फायदा मंद होगा। यही वजह है कि पीटीआई के वकला से जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप इस फैसले की या इस डिस्क्वालिफिकेशन के हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो उन्होंने कहा जी हम इस फैसले को या जो डिस्क्वालिफिकेशन है और जो इलेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुई थी और जिसके तहत नाअहली को 5 साल के लिए किया गया था, उन्होंने कहा हम इसको इंडोर्स करते हैं। अच्छा, इलेक्शन एक्ट में जो डिस्क्वालिफिकेशन को रिड्यूस किया गया है और महदूद किया गया 5 साल के लिए, मेरा अपना जाती व्यू ये था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, चूंकि सुप्रीम कोर्ट इस पे वर्डिक्ट 2018 में दे चुकी है, लेड बाय साकिब निसार बेंच, और फिर उसको सिंपल जो लेजिस्लेशन है उससे नहीं बदला जा सकता। और वही बात जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी की है कि इसको सिंपल लेजिस्लेशन से उस तरह से नहीं बदला जा सकता। लेकिन इससे पहले अतर बिनल्ला ने इसी कॉन्टेक्स्ट में और जो पॉलिटिकल केसेस चल, अब मुझे केस एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने बहरहाल ये बात की थी, रिमार्क्स दिए थे कि जो 62(1)(f) की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो इलेक्शन एक्ट के तहत महदूद कर दी गई है, और अब जो भी चूंकि पार्लियामेंट ने कानून साजी कर दी है, तो अब इसलिए जो भी सियासतदान इलेक्शन क्वालिफाई करना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, कॉन्टेस्ट करना चाहता है, वो लड़ सकता है। अच्छा, तो फिर मितला साहब जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर आने वाला फैसला ताहयात नहली के हवाले से किसी एक पार्टी के भी हक में होता है, तो एक तरीके से देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट
दोनों ही बड़ी सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड कर देगी, लेकिन बावजूद इसके हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई बल्ले के निशान के फैसले पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की भी आमने सामने होने जा रही है। अब यहाँ पर दो धड़े हैं, एक है जो शेर अफजल मरवत के सपोर्टर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम अदालत पर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बानी पीटीआई जो हैं बैरिस्टर गौहर साहब, वो ये कह रहे हैं कि हमें बानी पीटीआई ये कह चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये ऐसे में सिचुएशन को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? दूसरा ये कि जब लीडरशिप जेल में हो तो क्या वाकई जो पार्टी होती है उसके ऐसे थड़े और ऐसे बखिए उड़ते हुए दिखाई देते हैं? जी जनाब, बिल्कुल। ना सिर्फ ये होता है कि पार्टी लीडरशिप पर अगर एब्सेंस है तो इस तरह की मसाइल का सामना करना पड़ता है, बल्कि हमने तो ऐसा भी देखा है और बहुत दफा देखा है कि जो सरपरस्त आला या हेड ऑफ पार्टी अगर मौजूद भी हो, उसके बावजूद भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं। हमने पीएमएलएन में भी ये बहुत सारे इश्यूज देखे हैं। पीपल्स पार्टी में भी इख्तलाफ होता है, लेकिन उनका एक बड़ा डेमोक्रेटिक कल्चर है। वो जो भी बात करते हैं वो विद इन दी पार्टी सर्कल्स करते हैं और पार्टी के अंदर करते हैं, और बहुत सख्त बातें जिनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। जाती दोस्तियां भी है, अदरवाइज भी इल्म है कि बहुत सख्त बातें भी की जाती हैं आसिफ अली जरदारी से, बिलावल भुट्टो जरदारी से भी की जाती हैं, लेकिन वो जो अपना उनका प्रिंसिपल होता है उसी में करते हैं। तो इस सिनेरियो में आप देखिए कि अदरवाइज भी हमने रवायती तौर पर भी ये बात ऑब्जर्व की है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं है। उसकी एक बड़ी वजह ये भी थी कि बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे पीटीआई की जानिब से, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछले 30-40 सालों में सियासत में इतनी बड़ी तादाद में न्यू एंट्रेंट्स सियासत में इंट्रोड्यूस नहीं हुए, और हमने देखा कि ये बहरहाल पीटीआई के क्रेडिट भी है कि उन्होंने नए चेहरों को अच्छी पोजीशंस पर भी तैनात किया। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि सियासतगरी का और जो सियासी बलूगत का मुकाबला जो है वो तजर्बे से नहीं किया जा सकता। अब आई मीन तजर्बे का कोई नेमल बदल नहीं है। बिल्कुल ऐसी जिस तरह से आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी जिक्र किया, बिलावल भुट्टो का जिक्र किया, लाहौर के दौरे पर वो मौजूद हैं, यहाँ से इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हम कारकर्दगी की बात करते हैं बड़ी तनकीद की जाती है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि सिंध में सेहत के मंसूबों पर उन्होंने काफी काम किया है, और खास तौर पर इसीलिए अब वो मियाँ साहब को भी दिल के इलाज की पेशकश कर रहे हैं। तो बात तो फिर ठीक है कि मियाँ साहब ने अपने इलाज के लिए पाकिस्तान में कोई भी आला हॉस्पिटल ऐसा कायम नहीं किया जहां पर वो अपना इलाज करा सके, हमेशा उन्हें लंदन ही जाना पड़ता है। तो एक तनकीद का मौका जरूर उन्होंने तमाम जमातों को दिया हुआ है। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूं जरा आपके सवाल पे। तो मेरा ख्याल है कि ये गुड कॉप और बैड कॉप वाला ज्यादा सीन है कि शेर अफजल मरवत अनलीश कर रहे हैं अपना एक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे, और दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो है वो पैसिफाई सुप्रीम कोर्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि अनलाइक नवाज शरीफ, उनको बहुत सारा रिलीफ भी मिल रहा है, मुसलसल अदालतों से रिलीफ भी ले रहे हैं और तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, और ये एक पूरी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी लगता है। और मेरा जाती ख्याल ये है कि पीटीआई को मजीद भी कमिंग डेज में रिलीफ मिलेगा। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन खबर, देखिए जो सिंध का हेल्थ सेक्टर है, नो डाउट वो बहुत लेटेस्ट है और पूरी दुनिया से पेशेंट्स वहां पे आते हैं, इवन अमेरिका से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से भी पेशेंट्स वहां पर आते हैं। उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वहां पर इलाज फ्री है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है तो फ्री है। इंडिया में, टर्की में, चाइना में हर जगह बहुत एक्सपेंसिव है, और बहरहाल सेहत के मंसूबों पर काफी काम भी किया गया है पीपल्स पार्टी की जानिब से, लेकिन उसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत अमल दखल है। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया मेहता साहब, वक्त की आज हमारे पास कुछ कमी है, इंशाल्लाह आपसे फिर बात करेंगे। शायद मेहता साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा स्टे ट्यून्ड न्यू पाकिस्तान। और हम नोट नहीं वोट लेने आए हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले ख्वाजा सरा नायाब अली का कहना है। ख्वाजा सरा नायाब अली बतौर आज़ाद उम्मीदवार इस्लामाबाद के हल्के NH 46 और 47 से इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। नायाब अली आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बहुत पुरजोश हैं और वो ये चाहती हैं कि वो न सिर्फ अपनी कम्युनिटी बल्कि जो हल्के के अवाम के भी मसाइल हैं उनको भी हल करें
और इस हवाले से हमने उनको मतू भी किया है ताकि वो खुलकर हमें बता सकें कि इलेक्शन के हवाले से वो मजीद क्या सोच रही हैं। बिल्कुल इसी पर बात कर लेते हैं। नायाब अली ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नायाब। एक उम्मीद तो कायम हुई है कि आप इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही हैं। अगर इलेक्शन जीत कर कौमी असेंबली पहुंच जाती हैं तो क्या पाकिस्तानी कौम के लिए करेंगी आप? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मैं सिर्फ ख्वाजा सराओं की नुमाइंदा नहीं हूँ बल्कि अपने हल्के के अवाम की भी नुमाइंदा हूँ। और मुल्क कौम की खिदमत करना किसी मर्द या औरत की मिरास नहीं है। इसमें बतौर पाकिस्तानी शहरी मैंने भी अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन अदा करना है। तो मैं बड़े क्लियर मंशूर के साथ आई हूँ। तो उस मंशूर में बहुत सी चीजें शामिल है। सबसे पहले तो कानून साजी शामिल है, चूंकि पार्लियामेंटेरियन का काम होता है बेसिकली कानून साजी करना और पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना जो कि बेहतरी की तरफ हो सके। आप देखें कि हमारे मुल्क के अंदर बहुत से लॉज मौजूद हैं, लेकिन उसके अंदर उसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कानून है ट्रांसजेंडर राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें ख्वाजा सराओं की जो है उसमें हरासमेंट नहीं करनी ये लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी। तो लेकिन अगर ये सारी चीजें कोई करता है तो उसको सजा क्या मिलेगी, ये उसके अंदर मौजूद नहीं है। फिर खवातीन के बहुत से हरासमेंट के लॉज मौजूद हैं। तो लेकिन अगर इदारा कोई इन्फोर्स नहीं करता तो उसकी क्या सजा होगी। तो मैं इसको इस तरह बात करती होती हूँ कि शायद उस कानून के अंदर ना दांत नहीं मौजूद। तो मैं अपने बहुत से एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन उसको रिव्यू करूंगी। और दूसरे नंबर पे हमारी यूथ जो है उसके ऊपर मैं काम करूंगी। यूथ बेसिकली क्योंकि हमारी जो सियासी जमातें हैं उन्होंने हमारी यूथ को बहुत ज्यादा उनको नाउमीदी में डाल दिया है, जिसकी वजह से तकरीबन 4.5 लाख के करीब नौजवान अफराद मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और वो जो 4.5 लाख अफराद हैं उनको आए रोज ये सुनने के लिए मिलता है कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, मुल्क को ये हो गया, मुल्क को वो हो गया। तो मैं जो आऊंगी जब पार्लियामेंट के अंदर तो मैं अपने यूथ को एक होप दिलाऊंगी कि ये मुल्क आपका है, इसके अंदर तरक्की के बहुत से मौके हैं। ठीक है नायाब, जिस तरह से हम भी ये देख रहे हैं ख्वाजा सरा का कौमी असेंबली पहुंचना यकीनन हफ्ते में एक बड़ी अनहोनी बात होगी। आपने जिस तरह से खुद भी कहा कि आप सिर्फ ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए काम नहीं करेंगी बल्कि हल्के के जो तमाम लोग हैं उनके जो मसाइल हैं उनके लिए काम किया जाएगा। लेकिन स्पेसिफिकली आप क्या देख रही हैं, ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए कितना फायदेमंद होगा ये? देखें जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और मेरे ख्याल से ये काम आज से 70-75 साल पहले ही हो जाना चाहिए था कि हम ख्वाजा सराओं को इतनी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे देते कि वो असेंबली के अंदर पहुंच सकते और असेंबली के अंदर आवाज उठा सकते, ना सिर्फ अपने हकूक के लिए बल्कि दूसरे वनरेबल ग्रुप के हकूक के लिए कि जिनके हकूक की कोई तर्जमानी नहीं करता। तो ट्रांसजेंडर अफराद के लिए अभी तो ये बिल्कुल अचंभे की बात है कि बेसिक एजुकेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अगर ये सारी चीजें होती तो बिल्कुल ख्वाजा सरा अफराद आज शायद कोई पहली सियासतदान आपके सामने न नजर आती। शायद ये पहली जो है वो आपके सामने ये कोई हिस्टोरिकली ये चीजें ये बात ना हो रही होती कि जो है वो कोई डिफरेंट चीज इस मुल्क के अंदर होने जा रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये देख रही हूँ कि फुटेज हमारे पास चल रही है जिसमें की जो कम्युनिटी के लोग हैं वो आपको वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने के बाद। बाकी दीगर लोगों का रिस्पॉन्स कैसा नजर आ रहा है जब आपने इंतखाबी मुहिम का आगाज किया डोर टू डोर जाकर? देखिए, मेरी जो इंतखाबी मुहिम है बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। मेरे कागजात नामजदगी भी दोनों हलकों से मंजूर हो चुके हैं और मेरा जो डोर टू डोर कैंपेन का जो एक्सपीरियंस है बेसिकली वो मिला जुला एक्सपीरियंस है। मैंने जब इस्लामाबाद की ये हल्के चूज किए थे तो उसका मकसद ये था कि ये बेसिकली जो लिटरेसी रेट यहाँ पे 88% है तो बहुत ज्यादा मुझे पजीराई मिलेगी और पजीराई तो बिल्कुल मिल रही है। अवाम बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेल्फियां मेरे साथ दी जा रही हैं। मेरे मंशूर के ऊपर बड़ा मुझे जो है वो फोकस किया जा रहा है क्योंकि मेरे मंशूर के अंदर जहाँ गरीब अवाम के लिए कच्ची बस्तियों को बचाने की बात है वहीं पे अमीर अवाम के ऊपर लगा हुआ इस्लामाबाद का प्रॉपर्टी टैक्स उसको खत्म करने की भी बात है। तो वो तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक स्टिग्मा भी हमारे मुआशरे के अंदर मौजूद है जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को धुतकारता है, जो कि ख्वाजा सरा कम्युनिटी को इंसान नहीं समझता, जो कि ख्वाजा सरा अफराद के साथ
पावर या कोई भी अपॉर्चुनिटी उसको शेयर करना नहीं समझता। तो जब हम ठीक है, नायब इलेक्शन कमीशन ने ना ख्वाजा सराफ ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए हैं, ना ही कोई स्टाफ को कोई हिदायत दी है, जिसकी वजह से ख्वाजा सराफ को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपने इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन में कोई दरख्वास्त दी है? देखिए, मेरा डेवलपमेंट सेक्टर से ताल्लुक है, तो डेवलपमेंट सेक्टर में अभी हमने इलेक्शन कमीशन और नादरा के साथ एक कंसल्टेशन से इस इलेक्शन प्रोसेस से पहले एक पूरा नेशनल फ्रेमवर्क बनाया। उसके अंदर हमने बहुत सी रिकमेंडेशंस दी, जिस तरीके से जिसमें अलहदा पोलिंग बूथ का क़याम था, जिसमें जो रिटर्निंग अफसरान की सेंसिटाइजेशन का जो है वो हमने उनको तरबियत करने के लिए उनको रिकमेंडेशन दी। फिर हमने उनको कहा कि आप बहुत से ख्वाजा के रजिस्टर उनके आबाई हल्कों के अंदर वो रजिस्टर्ड हैं और वो दूसरे शहरों में रहते हैं बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, हरासमेंट, तो उन लोगों को राइट टू वोट कैसे इंश्योर करेंगे। तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को जिस तरीके से और पर्सन विद डिसेबिलिटी को पोस्टल बैलेट की फैसिलिटी दे रहे हैं, उस तरीके से आप ख्वाजा सराफ को भी दें। तो फिर क्या डिसाइड किया है आपने नायाब, किस पार्टी को ज्वाइन करने का इरादा रखती हैं आजाद हैसियत से जीतने के बाद? और साथ ही साथ ये भी कि आपके हल्के के मसाइल इस वक्त क्या हैं जिससे आपने अपने पार्टी मंशूर का हिस्सा बनाया है? जी, मेरे जो हल्के के मसाइल हैं, देखें जी, इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद आपको लगता है कि एक बहुत ही उसके अंदर दौलत की फरावानी है, बहुत खूबसूरत उसके अंदर बिल्डिंगें हैं और बहुत ही जो है वो लोग उसमें खुशहाल हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लामाबाद में कहती हूँ द मोस्टली इग्नोर्ड सिटी। वो किस तरीके से कि आए रोज यहाँ पे धरने होते हैं और धरनों की वजह से आमदोरफ्त इतनी जो मुतासिर हो जाती है कि लोग तंग आ जाते हैं, लेकिन हमारे इसके अंदर इतना कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं उसको डील करने का बना। फिर इसके बाद एमसीआई है, सीडीए है, ये दो ऐसे इदारे हैं जिनकी पावर ओवरलैप कर रही है, जिसकी वजह से जो तरक्याती काम है वो रुक जाते हैं। फिर इसके बाद इस्लामाबाद के अंदर कच्ची आबादियां बहुत ज्यादा है, जो बिल्कुल कच्ची आबादियां बहुत ज्यादा है और उनको बचाना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका नायाब, आपने वी जस्ट होप कि आपको इलेक्शन में आगे चलकर कामयाबी मिले। बिल्कुल, एक आम खबर आपके साथ शेयर करेंगे नाज़रीन। लाहौर का इलाका है इचरा, जहां पर इस वक्त बाबा आजम चौक में घर में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसके नतीजे में 4 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक आग घर की 5वीं मंजिल पर लगी है और 7 वाली इमारत को भी खाली करा लिया गया। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट अली मिर्जा में इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। अली बताएगा अभी यहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या बताया जा रहा है, आग लगने की वजूहात क्या हैं? देखिए जी, ये इचरा चौक बाबा आजम का इलाका है, बड़ा मशहूर ये बाजार है, कंजस्टेड एरिया है, जहाँ पर जो है एक घर की 5वीं मंजिल में है वो। जी अली, आप हमें सुन पा रहे हैं? अली ही हमारे साथ मौजूद नहीं है। बहरहाल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या यूसुफ के औकात में पेश आया है। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, दोबारा ज्वाइन करते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। खेल के मैदान से अहम खबर शामिल करेंगे। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का आखिरी जो मैच है वो जारी है। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली इनिंग्स में 299 रन बनाकर आउट हो गई है। पाकिस्तानी बॉलर्स की जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने में आई है। पाकिस्तान को इस वक्त 14 रन की बर्तरी भी हासिल हो गई है। आमिर जमाल ने जिस तरह जबरदस्त बैटिंग की थी उसी तरह से जबरदस्त बॉलिंग भी की है और 6 ऑस्ट्रेलवी बल्लेबाजों को उन्होंने पवेलियन की राह भी दिखाई है। सलमान अली आगा के हिस्से में 2 विकेटें आई, जबकि साजिद खान और मीर हमजा ने एक विकेट ली है। बिल्कुल इंतहाई एक इंटरेस्टिंग मैच हमें आज नजर आया और यूं कहिए कि जैसे आमिर जबाल ने आज शाहीन शाह की या फिर नसीम शाह की जो कमी है ना, जी, वो पूरा जो है वो उसको करते हुए हमें नजर आए हैं। वी जस्ट होप कि आमिर जमाल की परफॉर्मेंस जो है वो इसी तरीके से आगे चलती रहे और पाकिस्तानी टीम को वो बेहतरीन अंदाज में सर्व करते हुए हमें नजर आए। इस टेस्ट मैच को किसी न किसी तरीके से जीता जाए ताकि व्हाइट वॉश से पाकिस्तानी टीम जरूर बचे और ऑस्ट्रेलिया में जो हमारी एक हार का सिलसिला है जो कि 1995 से जारी है वो उसको एक ब्रेक जरूर लग जाए। बहरहाल इसी तमाम सिचुएशन पर हम बात करेंगे स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस से भी हम राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी टीम की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी बैट्समैन अब आएंगे क्रीज पर उन्हें एक अच्छा टारगेट स्कोर करना है ताकि ऑस्ट्रेलियाई टीम जो कि मुश्किलात का शिकार दिखाई दी हमें, जिस तरह से आमिर जमाल की परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, 88 रन उन्होंने बनाए थे और अब हम जब बॉलिंग में देख रहे हैं तो 6 विकेट्स उन्होंने ली हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त और अग्रेसिव बॉलिंग करते हुए वो हमें
दिखाई बिल्कुल अनवर, और आपने बिल्कुल ठीक है कि बॉलर्स तो अपना काम कर चुके हैं, अब बारी आती है हमारे बैटर्स की कि वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप पर। अगर हमारे ओपनर्स अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं तो हमें आगे एक अच्छा टोटल देने में ऑस्ट्रेलिया को खासी मदद साबित होगी, क्योंकि पहले ही हमारे पास 18 रन की बढ़तरी हासिल है। और फिर मीनवाइल हम ये देखेंगे कि अगर हमारी ओपनर जो टीम है, अब्दुल्ला शफीक है, साइम अयूब है, अयूब से काफी उम्मीदें हैं, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से वो T20 में परफॉर्म करते हैं उसी तरह की क्रिकेट एक्सपेक्ट की जा रही है उनसे कि वो इस टेस्ट मैच में भी करेंगे। मॉडर्न डे क्रिकेट की जब हम बात करते हैं, जिस तरह से बाकी टीम के प्लेयर्स हैं, बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं और जबरदस्त किस्म की बैटिंग करते हैं, जल्दी जो स्कोर है वो बोर्ड पर लगाते हैं, तो साइम अयूब से भी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। अब्दुल्ला शफीक उनका साथ दे और एक अच्छी ओपनिंग जो है वो पाकिस्तानी टीम को मिल जाए तो फिर एक अच्छा स्कोर बनाया जा सकता है। साथ ही साथ बाबर आजम को जब हम देख रहे हैं तो वो कोई खातिर-खाची नहीं दिखा पा रहे हैं। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि अब कप्तानी अगर उनसे ले ली गई है तो जो एक कप्तानी का एक बर्डन था उन पर, उसके बाद जो एक प्रेशर था, उसके बाद जो उनकी अपनी परफॉर्मेंस होगी इंडिविजुअल, वो बड़ी जबरदस्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका और उम्मीद हम यही करते हैं कि अब इस आखिरी सेशन जो शुरू होने वाला है उसमें बाबर अच्छा परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि शान मसूद भी हम देख रहे हैं कि भी बिंग कैप्टन एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हमें देते हुए नजर आ रहे हैं। तो रिजवान जहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शान मसूद जहां पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं पर हमारे लिए ओपनिंग जोड़ी अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब का परफॉर्म करना भी इंतहाई इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और मीनवाइल अगर ये साइम अयूब 50 कर जाते हैं और बाबर आजम की तरफ से भी हमें अगर हाफ सेंचुरी भी मिल जाती है, अव्वल तो हम उनसे सेंचुरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई काफी टाइम से, लेकिन अगर हाफ सेंचुरी भी स्कोर हो जाती है तो वी जस्ट होप कि पाकिस्तानी टीम एक अच्छा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर डाल देगी। और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट इनिंग्स के लिए हमारे फील्डर्स को एक बार फिर से तगड़ा होना पड़ेगा और हमारे बॉलर्स का जो मोराल है ना वो ऑटोमेटिकली खासा हाई हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कैचेस विन मैचेस वाली सिचुएशन है। इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि कैचेस पकड़े हैं तो फिर ऑस्ट्रेलियाई जो प्लेयर्स हैं, जो बैट्समैन हैं, उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उनको पवेलियन की राह दिखाई दी। तो अभी जो सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, पाकिस्तानी बैटर्स जब क्रीज पर आएंगे तो अब देखना है कि वो किस तरह का परफॉर्म करते हैं। अल्लाह जी, एक बुरी खबर आ गई और वो ये कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो कोई भी रन बनाए बगैर आउट हो गए हैं। हम ये उम्मीदें कर रहे थे कि हमारी ओपनिंग जोड़ी जो है वो कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन शान मसूद भी आउट हो चुके हैं। तो लगता है ऑस्ट्रेलिया खासे गुस्से का इजहार कर रहे हैं। जो खबर हमें पैनल से दी जा रही है कि 2 प्लेयर्स हमारे मेन प्लेयर्स पवेलियन लौट चुके हैं, जिनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बींगा कैप्टन शान मसूद बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और अब्दुल्ला शफीक का भी हम देख रहे थे कि ओपनिंग पेयर बड़ा अच्छा हमें मिल सकेगा। तो ये दोनों जो हमारे ख्वाब थे वो फौरन से चकनाचूर हो गए, जिसको हम अभी डिस्कस ही कर रहे थे कि ये परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम को किसी ना किसी तरह टेस्ट मैच जीतना है ताकि व्हाइट वॉश से हर सूरत बचा जा सके। और ये देखिए ना कि अभी हम लोगों ने अपना बैटर्स ने हमारा कोई खाता नहीं खोला, अभी कोई अच्छी उन्होंने वो उसको क्रीज को आके रीड नहीं करना शुरू किया, थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए था और हम ये देख रहे हैं कि वो आउट हो गए हैं। लेकिन अब आगे जो वो कहते हैं कि आप अपनी उम्मीदों का तकिया किसी पर बांध सकते हैं, तो 3-4 प्लेयर्स ही रहेंगे हमारे पास, साइम, फिर बाबर आजम और फिर रिजवान। अगर ये कोई अच्छा स्कोर कर जाए तो इंतहाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन 2 विकेटें इतनी जल्दी लूज कर देना ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शान मसूद वो तो पिछले मैचेस में कहीं ना कहीं एक अच्छा टोटल जो है इंडिविजुअली अगर देखें तो एक सूटेबल जो स्कोर है ना वो स्कोर बोर्ड पर लगाते हुए आए हैं, लेकिन किसी इंडिविजुअल की खेलने वाली गेम नहीं है, आपको टीम वर्क की तरह काम करना पड़ेगा। और अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस तो यकीन जानिए बहुत ही मायूस कर रही है। पहले शायकीन जो है वो बाबर आजम की परफॉर्मेंस से खासी मुतासिर हो चुके हैं, इमामुल हक की बिल्कुल फिर बैठा दिया गया था। तो अभी तो लग रहा है कुछ चांसेस इस तरह के भी बन रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक को भी कहीं रेस्ट ना दे दिया जाए, जिस तरह का परफॉर्म वो इस वक्त करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बहुत सवालिया निशान है कि हमारा ओपनिंग पेयर जो है वो हम काफी टाइम से देख रहे हैं कि वो सेट नहीं हो पा रहा है। फखर जमान को जब हमने वर्ल्ड कप में देखा, ट्राई किया, जब वापस वो आए तो फिर उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया, या फिर विद इन द टीम शायद ये देखने की जरूरत है कि किसी पेयर को अगर हमें ओपनिंग पेयर में एडजस्ट करना है। जिस तरह से मोहम्मद रिजवान बहुत जबरदस्त खेलते हैं, तो शायद अब पाकिस्तानी टीम को दोबारा से देखना पड़ेगा कि जो हमारा ओपनिंग पेयर है जिसकी वजह से फौरन से ही मुश्किलात शुरू हो जाती हैं, उसको शायद अब तब्दील करने की जरूरत बहुत ज्यादा जरूरत है। और फिर भी बात आ गई कि हम लोग अक्सर ये बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ ना सिर्फ एक ही मॉनिटरिंग सेक्शन रह गया है या फिर एक ही टैलेंट हंट प्रोग्राम रह गया, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से अभी प्लेटफॉर्म्स की हमें जरूरत है पाकिस्तान में कि जहां पर हम नए टैलेंट को हंट कर सकें। हमने देखा कि मीनवाइल मेरे ख्याल में सिंध प्रीमियर लीग के हवाले से बात हो रही
वाली थी आई गेस, तो उसके ऊपर खासी कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी कि इसको होनी नहीं चाहिए। उसके हमने देखा कि शेड्यूल जो थे वो मुतासिर हो रहे थे, पोस्टपोन किए जा रहे थे कि ये डेट्स आपको नहीं मिल सकती, वेन्यूज नहीं है, और फिर कुछ और ही स्पोर्ट्स एनालिस्ट जो है वो उसको क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे थे। मेरे ख्याल से आप लोग अपने फायदे में ना पाकिस्तान सुपर लीग के साथ बिल्कुल एक आप अपनी जातियात की हद तक कौम का नुकसान मत करें, क्योंकि आपकी निगाह एक मखसूस हद तक एक हलकर पर हो सकती है, कुछ इलाकों पर हो सकती है, लेकिन अगर दूसरे जो शहर है या फिर दूसरे सूबे जो है अगर इस किस्म की लीग्स को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं तो उन्हें मौका दें, ताकि दूर दूर से जो लोग हैं वो क्रिकेट को परफॉर्म करने के लिए मंजर आम पर आए। क्योंकि देखिए टैलेंट भी सामने आता रहता है, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके पास जितनी ज्यादा ऑप्शंस होंगी आप उतना ही अपनी प्रोडक्ट को यूटिलाइज कर सकेंगे, और फिर वो प्रोडक्ट बाद में जाके ब्रांडिंग का रूप जो है वो अख्तियार कर लेती है। तो जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर ही काम नहीं करेंगे तो फिर किस तरीके से आप प्रोडक्शन जो है ना वो आगे मैनेज करेंगे? ऐसे ही है जिस तरह से हमने देखा कि आमिर जमाल अब टीम का हिस्सा बने हैं, परफॉर्म करते भी हमें दिखाई दे रहे हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस बॉलर्स की तरफ से तो रही है, लेकिन अब फिर वही बात है कि अग्रेसिव हमें बैटिंग में भी खेलना था, लेकिन आते ही जिस तरह से दो खिलाड़ी हमारे पवेलियन लौट गए हैं तो ये पाकिस्तानी टीम के लिए एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन अब बिल्डअप हो जाएगी, क्योंकि उम्मीद तो ये की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम अच्छा खेले, एक अच्छा टारगेट ऑस्ट्रेलियन टीम को दे और फिर जल्द उन्हें आउट कर ले, जिस तरह से अभी भी हमने किया है। और वो हमारे स्कोर को चेस भी नहीं कर पाए थे, 14 रन की लीड पाकिस्तान के पास ही मौजूद थी। तो अब देखना यह है कि हमारे जो बैट्समैन हैं वो क्या करते हैं। बाबर आजम जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, रिजवान से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, साइम अयूब एक नया नाम है और उनको मौका मिला है कि वो जिस तरह से उन्हें टेस्ट कैप दी गई है कि वो उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और एक अच्छा स्कोर पाकिस्तानी टीम को देकर जाए। और फिर देखिए ना आमिर जमाल ने जितना खूबसूरती के साथ परफॉर्म किया बैटिंग ऑर्डर में भी, और उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने विकेट्स ली हैं बैक टू बैक 6 ले ली यार, इससे ज्यादा वो क्या करके देंगे आपको। तो ऐसे प्लेयर्स का मोरल जो है ना, हाँ मैं बैटिंग करते हुए भी देख रहा था और बॉलिंग करते हुए भी देख रहा था, वो मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत अरसे से पाकिस्तानी टीम के साथ खेल रहे हैं डोमेस्टिक, यकीनन बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अफसोस की बात वो कहते हैं ना कि आप बिल्कुल थक उस वक्त जाते हैं। देखें अभी क्या आमिर जमाल अपने बैटर्स को नहीं देख रहे होंगे पवेलियन में बैठकर, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से देखें जो कैलकुलेशंस हम यहाँ पे बैठ के लगा रहे हैं वो बाकी बॉलर्स भी लगा रहे होंगे कि भी अच्छा फलाना प्लेयर इतना कर ले, कैप्टन इतना कर ले, वो इतना कर ले। लेकिन जब आपका कैप्टन भी क्रीज छोड़कर चला जाए और आपका ओपनिंग बैट्समैन जो है वो भी वापस पवेलियन चला जाए तो उस प्लेयर का मोरल बिल्कुल डाउन हो जाता है जिसने इतनी एफर्ट डाली है अपनी इंडिविजुअल हैसियत। बिल्कुल ऐसे ही। और अब एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो पाकिस्तानी बैटर्स से हैं, जिनमें सरे फहरिस्त मेरे लिए तो बाबर आजम ही हैं क्योंकि मेरे वो बड़े फेवरेट हैं, और उसके बाद रिजवान भी हैं, वो भी मेरे बड़े फेवरेट हैं। तो अब उम्मीदें इन्हीं से हैं कि ये बेहतर परफॉर्म करें और किसी ना किसी तरह इस वाइट वॉश वाली सिचुएशन से हर हाल में हमें बचना है और हर हाल में हमें ऑस्ट्रेलिया को हराना है। मुझे तो वो बच्चों वाली लाइन याद आ रही, डरना नहीं हमें लड़ना है, डरना नहीं हमें लड़ना। बिल्कुल। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके दोबारा Stay tuned. वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में जिस तरह साल में सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार का मौसम होता है तो ऐसे ही एक मौसम और भी होता है जिसको शादी का मौसम कहा जाता है। शादी सीजन हम देख रहे हैं कि उसकी शुरुआत तो सितंबर से ही हो चुकी हैं, जो कि धड़ाधड़ शादियां हो रही हैं और शादी की एंड तक जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है, रोजों से पहले तक तो शादियां अब कंटिन्यू होंगी। तो शादी की इन तकरीबात में सबसे जो अहम फर्द हैं वो यकीनी तौर पर दुल्हन और दुल्हा ही होते हैं। तो आमतौर पर दुल्हे बेचारे तो हमेशा एक जैसी शेरवानी पहनते क्योंकि हम तो इतने फैशन नहीं कर सकते हैं। आप ये बात ना करें एटलीस्ट अनवर। नहीं फिर भी जो लड़के हैं वो इतने ज्यादा फैशन नहीं कर सकते जिस तरह से लड़कियों के पास ज्यादा ऑप्शंस होती हैं, दुल्हों के पास ड्रेस, मेहंदी के ड्रेस, बारात का, वलीमे का, फिर हर तरह की जो रिसेप्शन उनके ज़हन में होती है वो उन्होंने करनी होती है। तो उनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। उनके पास जो डिजाइनर्स हैं वो वाफिर मिकदार में मौजूद हैं मार्केट में। आप लोगों के पास वाफिर मिकदार में नहीं होते? उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी लड़कियों के साथ कंपैरिजन। अच्छा, वैसे मजे की बात यह है कि मैंने मेल डिजाइनर्स को भी ये देखा कि वो तो ज्यादातर खवातीन के कपड़े बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है क्योंकि खवातीन की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए। तो बहरहाल जो सबसे अहम जोड़ा है वो दुल्हन का है या फिर वो दुल्हे का है, तो और खानदान का हर ही फर्द उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत विचार भी करता है। इस हवाले से डिसीजन लिया जाता है क्योंकि वंस इन अ लाइफ ये ड्रेसिंग करनी होती है।
अच्छा, दिस इज द कलर। साथ ही साथ जरिया आप ये भी बताती जा रही हैं कि मैं अपनी शादी पे कौन सा कलर पहनने जा रही हूँ, तो हम लाइव है मेरा ख्याल है, आप अपनी ड्रेस चॉइस भी हमें साथ साथ बताती जा रही हैं। अच्छा, इसी हवाले से हम बात करेंगे। ड्रेस एक्सपर्ट हामिद सईद साहब ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपके। सबसे पहले तो हम कलर कॉम्बिनेशंस ही जानना चाहेंगे। शादियों का सीजन है, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, जैसे ब्रेक में जरिया भी आपसे पूछ रही थी कि मैं अगर इस कलर अभी हम लाइव ही हैं पहन रही हूँ, हाँ, लेकिन अब वो डिस्कशन का हिस्सा बन चुका है ना, तो वो बड़ा एक मुश्किल काम होता है। कुछ लोग मैचिंग की तरफ जाते हैं, कुछ कंट्रास्ट की तरफ जाते हैं। सबसे ज्यादा सूटेबल क्या है? मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मैचिंग करेंगे तो ये ना हो कि बहन भाई लगे। अच्छा, ठीक है। आई वुड से कि बहुत ज़्यादा कंट्राइव्ड लुक जो है ना, आई थिंक दैट्स नॉट गोना लुक दैट ग्रेट। कुछ कॉन्ट्रास्ट करें, और कॉन्ट्रास्ट भी कुछ सोच समझ के करें। कुछ कलर्स हैं जो यू नो दे गो विद ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर यू नो पहले ग्रूम की बात कर लेते हैं। आपने कहा ग्रूम को ज़्यादा हेल्प नहीं मिलती पाकिस्तान में, तो आई एम हियर इंशाल्लाह विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रूम। तो इसमें 4 बेसिक कलर्स हैं जो पहन सकते हैं ग्रूम। इसमें ब्लैक जो है वो ऑब्वियसली कंसिडर वेरी एलिगेंट सोफिस्टिकेटेड कलर्स, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ब्राइड ने कोई भी कलर पहना हो तो दैट गोज विद दिस। ब्लैक के साथ जैसे उसने रेड पहना है, या उसने अगर यू नो पिंक पहना है, या उसने पिस्ताशियो पहना है, या व्हाटएवर। दूसरा इसका फायदा ये है कि ब्लैक इज ऑलवेज रीगल कलर। ब्लैक मेक्स यू लुक स्ट्रॉन्ग। यू नो ऑब्वियसली आप दूल्हे हैं, आप वीक तो नहीं लगना चाहते। एग्जैक्टली। और इसको आप यू नो पावर लुक है, यू नो दैट्स अनदर थिंग देयर। अच्छा, नेक्स्ट कलर जो है बड़ा अच्छा कलर है, वो डार्क नेवी है। अगेन डार्कर में रहेंगे तो अगेन यू नो ब्राइड कुछ भी कलर, कोई भी कलर पहन सकती है। जैसे पेस्टल कलर्स हैं, दैट गोज वेरी नाइस विद इट। अगर आपने उसके साथ लाइट ब्लू, जैसे भी आप देख रही थी, स्काई ब्लू और इस टाइप का कलर है, दैट गोज वेरी नाइस विद इट। और डार्क नेवी जो है वो भी अगेन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर। इट शोज पावर, लेकिन एट द सेम टाइम इट शोज अप्रोचेबिलिटी, यू नो टॉक टू मी एंड दैट्स सॉर्ट ऑफ थिंग। तो आप इतने वो जिसे कहते हैं ना, बड़े बॉसी नहीं लगेंगे जैसे ब्लैक में लगते हैं। और उसके बाद तीसरा कलर जो है वो चारकोल है। चारकोल इज अगेन ए वेरी प्रोफेशनल कलर, एंड अगेन उसे आप समझ लें सिस्टर ब्रदर ऑफ ब्लैक। इट हैज पावर एज वेल। और उसके जितने भी सॉफ्टर कलर्स हैं ब्राइड के, वो बड़े अच्छे लगेंगे। इसके बाद है ग्रे, जैसे आपने पहना हुआ है। तो अभी कल हम बात कर रहे थे ग्रे की। इस तरह का ग्रे जो है ग्रूम आए उन्होंने यही सिलेक्ट किया ग्रे, कहते हैं एग्जैक्टली यही शेड चाहिए था। जो है आई फाइंड आउट कि ये ग्रे आपने कहाँ से ढूंढा है। तो एनीवे दैट्स आल्सो अ वेरी नाइस कलर। इसके साथ अब अगर आप पेस्टल कलर पहनेंगे तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड सी लुक आएगी। तो देखें, याद रखें ये इट्स ऑल अबाउट। मैंने सुना है हामिद साहब, आप हमारे यहाँ पे काउंसलिंग ही कीजिएगा कि ये ज्यादा पेस्टल कलर्स जो हैं वो ग्रूम के लिए, वो ज्यादातर डे इवेंट के लिए होते हैं। इज दैट ट्रू? ग्रूम की बात कर रहे हैं? ग्रूम की बात। ग्रूम तो पेस्टल कलर नहीं पहनता ना। ग्रूम तो ये 4 कलर्स जैसे हमने देखा है कि अक्सर आजकल लोग जो है ना पर्ल व्हाइट कलर में भी कैरी कर रहे हैं अपने ऊपर। देखिए, आप ये याद रखिए कि आपने अपनी स्किन टोन के मुताबिक कपड़े कलर्स चूज करने हैं। आपकी आई कलर क्या है, हेयर कलर क्या है, स्किन टोन क्या है। अगर आप गोरों के कलर पहनेंगे तो आप गोरे तो नहीं है ना। अगर आपकी इवन फेयर स्किन टोन भी है, अगर आप यू नो गोरे पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से गोरे हैं, लेकिन आप अमेरिकन और ब्रिटिश गोरे नहीं हैं, क्योंकि आपकी आइज गोरी नहीं है, आपके हेयर गोरे नहीं है। तो ये तो देखें, नेचर के साथ साथ चलेंगे तो यूल बेनिफिट फ्रॉम इट। अगर नेचर के अगेंस्ट चलेंगे तो देन यू पे प्राइस। तो जितने भी कलर्स हैं जो कि गोरों पे अच्छे लगते हैं, मैं आप बता देता हूँ वो कलर्स कौन से हैं। लेकिन ये बड़ी कमाल की डिटेलिंग है जो आप बता रहे हैं। हम लोग तो ये नहीं देखते, हम तो देखते हैं बस कलर सूट कर गया, उसको पहन के देख लिया। ये आंखों वाली बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये बालों वाली बात मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि इतनी डिटेल में तो कोई नहीं जाता। अक्सर यकीन करें ऐसे होता है, बिकॉज़ आई प्रोवाइड कंसल्टेशन, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो यूजुअली उन्हें पता है मैं इमेज कंसल्टेंट हूँ एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग विल गाय। मैं उनके यू नो स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करता हूँ चीज़ें। तो कई बार वो कहते हैं तो कुछ दिखा दूँ आपको, मैंने कहा दिखा दें। तो वो यूजुअली एक पिक्चर दिखाते हैं, तो पिक्चर यूजुअली गोरे की होती है। उसमें उसने कोई इस तरह का टोन जो है पहना है। गोरों के कलर बाय द वे जो ऑटम लीव्स के कलर्स हैं वो सारे गोरों के कलर्स हैं। ऑटम लीव्स में क्या क्या है, उसमें आपके ग्रीन्स मिलते हैं, ऑलिव्स मिलते हैं, उसमें आपके ब्राउन्स मिलते हैं, ब्राउन्स की शेड्स मिलती हैं, टैन की शेड्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें रस्ट है, पेपरिका है। तो ये सारे कलर जो है ना गोरों पे अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो मैं वो तस्वीर देख कहता हूँ, मैं क्या ये तो गोरे ने पहना हो, तुम गोरे हो? तो कहता है नहीं मैं गोरा तो नहीं। तो मैं कहता एक और तस्वीर दिखा दूँ, वो भी गोरे की दिखाएगा। तो एक्चुअली में ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी आपने थैंक यू आपने उसको दोबारा एम्फसाइज किया। देखिए, अगर कलर आपके ऊपर अच्छा नहीं लगता तो फॉरगेट अबाउट, द गेम इज ओवर। अच्छा, अब खासतौर पर ग्रूम ने उतना मेकअप भी
नहीं करना होता यू नो करेगा तो आई थिंक इट विल लुक हॉरिबल। तो ब्राइड तो चले कलर में वो कुछ ना कुछ जो है मेकअप कर लेती है, लेकिन उसमें भी यकीन करें जो आपकी स्किन जो अंडरटोन है ना, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ दैट, उसके मुताबिक टोटली एग्री तो एब्सोल्युटली आप यू वांट टू लुक स्टनिंग। और याद रखिए एक और बात मैं कहता हूँ, इस काइंड ऑफ फनी कि एक वक्त आना है कि आपके बच्चे होने हैं, बच्चों के बच्चे भी होने हैं, तो ये ना कि पोता देखे कि यार क्या दादा ने इतना फजूल कपड़े पहने हुए थे, कलर पहने हुए थे। तो आपको जो है ना वो ट्रेडिशनल कलर्स में रहना चाहिए ग्रूम के लिए खास तौर पे। ठीक है, डोंट ट्राई टू एक्सपेरिमेंट। अच्छा सर, एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, वो ये कि जहां पर दूल्हे ने तैयार होना होता है वहीं पे कुछ भाइयों ने भी तैयार होना है, कुछ लड़कों ने भी, कुछ कजन्स ने भी रेडी होना है। तो अब यहाँ पर भी ये चीज चल रही होती है कि पहले भाई से पूछ लेते उसने क्या अपने वलीमे पे या बारात पे जोड़ा पहनने है, उसके बाद हम डिसाइड करें। तो अगर लड़का शूटिंग में जा रहा है तो उसके लिए क्या कंपोनेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, और वो कजन्स या दोस्त जो कि उस शादी को अटेंड करना चाह रहे हैं उनको कहें कि भाई आप इतनी ही लिमिट में रहें, इससे ज्यादा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखें दूल्हे को कंपटीशन मत दें। हाँ, यहाँ पे मैंने देखा कि उसका इवेंट ना खराब करे, भाई आता है भाई उससे ज्यादा वेल ड्रेस्ड हो जाता है, तो ऐसे ना करें। तो आई वुड से कि दूल्हा जो है, आई ऑलवेज से दिस के ये भी ना हो कि दूल्हे ने ऐसे कपड़े पहने हो कि लोग ढूंढे कि दूल्हा कहाँ है। ठीक है। तो 3 पीस सूट जो है, अगर आपका कद ठीक है, यू नो कद जरूरी है 3 पीस सूट पहनने के लिए, आई वुड से कि आप 3 पीस सूट पहने, उन्हें कहें कि भाई साहब आप 2 पीस सूट पहनिए, 3 पीस सूट में आने की जरूरत नहीं है। इस तरह की आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है। अब कद के इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ हमारी 50% पॉपुलेशन जो है वो शॉर्ट मैन समझी जाती है, शॉर्ट है। तो शॉर्ट जब होता है, मुझे वो एक वाकया याद आ गया, एक मदर मेरे पास आई तो कहने लगी हम सब मैं बड़ी आस लेके आई हूँ आपके पास। मैंने कहा मैम बताइए। तो कहने लगी कि आप कुछ ऐसी चीज़ मेरे बेटे को पहनाएं कि सिर्फ मेरा बेटा ही नजर आए हॉल में और कोई बंदा ही नजर ना आए। तो मैंने कहा मैम अच्छा, तो मैंने कहा आपकी कुछ इंटरप्रिटेशन भी होगी, कुछ आप सोच के आएंगी। तो उन्होंने कहा कि वो ना बस चमकीली सी हो वेस्टकोट हो और बस वो जिधर जाए तो इसको नजर आए तो मेरा बेटा ही नजर आए। तो मैं बेटे को देख रहा था, बेटा सिर्फ 5 फुट का था। तो मैंने कहा मैम जब आप बात करी मैं तो सोच रहा था इसको लंबा कैसे दिखाना है। तो कहने हाँ वो बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाँ उस पर फोकस करें, फॉरगेट अबाउट दैट। ठीक है। तो उसमें यह है कि देखें अगर फोकस आपने यहाँ पे कर लिया तो इसका मतलब आईज यहाँ पे जाएंगी। आप शॉर्ट हैं तो आपकी यू नो आई कांटेक्ट तो यहाँ पे होना चाहिए। तो आई वुड से मेक इट स्ट्रॉन्ग हियर और इसको आप भूल जाएं। ठीक है। इस तरह आज डबल ब्रेस्ट का बड़ा रवाज चल रहा है कि डबल ब्रेस्ट पहनना चाहिए नहीं पहनना चाहिए। अच्छा इसमें भी देखिए जो नेचर है ना वो उसको फॉलो करें। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हिकमत के साथ बनाई है, आईज भी अल्लाह ने हिकमत के साथ बनाई है। अच्छा आई को अल्लाह कहते हैं कि यहाँ से वो ट्रेवल करती है ऊपर से नीचे जाती है। अब किसी बंदे को नीचे से ऊपर नहीं देखते, ऊपर से नीचे देखते हैं। अच्छा अब अगर सपोज किसी ने जो कलर है बड़ा यू नो कहते हैं लाउड सा कलर पहना हुआ है या उसको डबल ब्रेस्टेड है, डबल ब्रेस्टेड में ये है कि आई विल गो दिस वे। इसका मतलब है कि आई क्या करेगी, आपको विड्थ में दिखाएगी, आपको लेंथ में नहीं दिखाएगी, हाइट में नहीं दिखाएगी। तो आई वुड से अगर आप शॉर्ट हैं तो साथ ही आपने डबल ब्रेस्टेड पहना है, उसके बटन ऐसे जाएंगे और आजकल खास तौर पे वो बटन बड़े चमकीले से बटन लगा देते हैं। जी जी जी। तो वो दे लुक हाफ फिल, ओके बाय द वे। तो आई ऐसे जाएगी और इसका मतलब आई आपको ऐसे छोटा भी दिखा रही है और आप बड़े भी लगेंगे, यू नो हैवी भी लगेंगे। तो इस तरह की कंसल्टेशन मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी हम गाय बगाए कोशिश करते रहते हैं और हामिद साहब को हम अपने शो में भी बुलाते रहते हैं। बहुत शुक्रिया ड्रेस एक्सपर्ट हामिद सईद साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। तो हमने जैसे पहले भी आपको कहा था कि शादी का सीजन है तो खासे लोग बड़े एक्टिव हुए होते हैं। जरूरी नहीं कि दूल्हा दुल्हन ही अपनी खैर मनाने के लिए पार्लर्स और अच्छे सैलून्स का रुख कर रहे हो, बल्कि जो उनके बहन भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और अगर घर की पहली शादी है या फिर घर की आखिरी शादी है तब भी लोगों की जो तैयारियां होती है ना वो देखने वाली होती है। तो जहां पर कपड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं वहीं पर ज्वेलरी और जूती के साथ साथ आपकी स्किन भी बड़ा मैटर करती है। एग्जैक्टली, अपनी पर्सनैलिटी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर स्कार्स रह गए हैं, पिगमेंटेशन है या कुछ इस किस्म के मामला, स्पेशली मैं अगर फीमेल के हवाले से बात करूं जो कि दुल्हने हैं तो मेकअप के दौरान भी उन्हें ब्राइडल बनते हुए बड़ा ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कॉस्मेटिक सर्जरीज जहां पर इंपॉर्टेंट है वहीं पर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरीज भी अपना एक अच्छा रोल जो है ना वो प्ले करते हुए हमें नजर आती हैं। हमें आज ज्वाइन कर रही हैं स्टूडियो में डॉक्टर आयशा साहिबा जो कि एक प्लास्टिक सर्जन है। उनसे आगे के स्किन की खूबसूरती को मजीद बरकरार रखने के लिए
जरूरी है और मजीद बेहतर बनाने के लिए किस किस्म के टिप्स का होना और किस किस्म के प्रोसीजर्स का होना जरूरी है? बहुत जरूरी है, बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आजकल जिस तरह से माहौलियाती आलूदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, और स्पेसिफिकली अगर हम लाहौर में बैठे हैं, लाहौर की बात कर लेते हैं, स्मोक की वजह से कहा जा रहा है कि हमारी स्किन पर भी बड़े बुरे तरीके से रिएक्ट कर रही है। इस मामले को सबसे पहले मैं चाहूंगा आप एड्रेस करें कि ये कितना खतरनाक हो चुका है और इसकी प्रिवेंशन क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जहाँ तक स्किन के हवाले से बात की जाए, उसमें ये है कि आजकल स्मॉग है और विंटर्स हैं और बहुत ड्राइनेस हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये है कि हमें अपने आप को मॉइस्चराइज करना चाहिए, अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। और फिर ये है कि बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक्स लगाने चाहिए, ना सिर्फ फेस पे बल्कि नेक पे भी और हाथों पे भी। एक्सपोज्ड एरियाज हैं जो हमारे। जी बिल्कुल। इसके अलावा ये है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। बहुत सारी नाइट क्रीम्स इस तरह की हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट कोलीग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं आपको। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हमने अक्सर ये देखा है कुछ खवातीन हो या मर्द हजरात हो, सबके अंदर ये कॉन्सेप्ट है कि जो ज़्यादा गर्मी है ना वो आपको मुतासिर करती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, मेरा ही मानना है कि ज़्यादा सर्दी भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। अगर आप जैसे एनवायर ने कहा ना एक्सपोज्ड एरियाज, अगर आपने हाथों पे ग्लव्स नहीं पहने हुए, जैसे कि आज ठंड बहुत है लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह, तो अपनी स्किन को टोन को भी बेटर बनाने के लिए मेरे ख्याल से ग्लव्स आपके लिए सर्दी में भी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। हाँ जी, ऑब्वियसली वो जब स्किन से एक्सपोजर होगा तो क्रैक्ड होंगे और फिर सारे उस पर रिंकलिंग होएगी और फिर उसके ऊपर स्कारिंग होएगी। तो ऑब्वियसली उसके लिए तो ग्लव्स वगैरह प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, ज़रूरी है। ठीक है। और आजकल जिस तरह से हम देख रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी की बात कर लेते हैं, जो कि आपकी स्पेशलिटी है, जी, उसका ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है कई जगहों पर। पहले तो हम देखते थे कि बहुत जरूरी तौर पर लोग करवाते थे अगर जल जाते हैं, किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब आजकल के टाइम पे या फिर कुछ अर्सा ऐसा गुजर चुका है जहां पर हम सेलिब्रिटीज को देखते थे, पहले उनकी तरफ से ये मामला शुरू हुआ प्लास्टिक सर्जरी करवाने का, अपनी ब्यूटी को मजीद एनहांस करने का, उस पर मैं चाहूंगा रोशनी डालिएगा। जी देखिए, इसमें ये है कि जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स की जहाँ तक बात आ जाती है, आपको पता है कि हर कोई प्रेजेंटेबल लगना चाहता है और खूबसूरत लगना चाहता है, और उसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर कोई ऐसे प्रोसीजर्स करवाए जाए जिससे आपकी चेहरे पे ग्लो आए या आपका की स्किन ख़राब होने से बच जाए। ठीक है। तो उसमें ये है कि नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हैं और इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी हैं। नॉन इन्वेसिव में ऐसे प्रोसीजर्स आ जाते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कट का इस्तेमाल नहीं होता, उसमें नीडल्स के थ्रू आपकी रिंकल्स को दूर किया जाता है, आपकी परमानेंट लाइंस को दूर किया जाता है, आपकी जो एजिंग प्रोसेस है उसको स्लो डाउन किया जाता है। हाँ जी, स्लो डाउन किया जाता है। रिवर्स तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन स्लो डाउन किया जाता है। तो इस तरह ये आजकल कॉमन हो रहा है। लेकिन इसमें बहुत से लोगों को हम देखते हैं, इंक्लूडिंग मी, कि हम लोगों को होता है कि यार ये जितने भी हम आर्टिफिशियल प्रोसीजर्स में जाएंगे वो हमारे लिए नुकसानदेह ना हो। एक मैं चाहूँगा इसको भी आप ज़रूर क्लियर करें। सेकेंडली, जो भी प्रोसीजर कराए जाते हैं उनकी लाइफ क्या होती है? देखिए, डिपेंड करता है। सबसे पहले तो आपने पूछा कि किस तरह किन कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनसे फिर लोगों को डर एक रहता है कि ये हमारे लिए नुकसान देना हो? जी जी, देखिए एक तो प्रोसीजर्स की इंडिकेशन होती है कि किस रीज़न के लिए वो प्रोसीजर करवाया जा रहा है, और ये एक मुस्तनिद डॉक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पेशेंट के साथ अच्छा काउंसल करे और उसको सारे उसके प्रोज एंड कॉन्स बताए। अगर तो पेशेंट की सेल्फ एस्टीम डाउन हो रही है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, और उसको वो डॉक्टर समझता है कि वो प्रोसीजर्स चाहे इन्वेसिव हो या नॉन इन्वेसिव हो उस क्लाइंट को हेल्प आउट करेंगे, तो उसमें फिर उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए। ठीक है। और बाकी जो दूसरा सवाल है आपका कि किस तरह, बिल्कुल, कि वो जो उसका लाइफ है, जो भी प्रोसीजर हम करवाते हैं प्लास्टिक सर्जरी के, किसी भी प्रोसीजर में जाते हैं, फिर लोगों को होता है कि बार बार रेपिटेशन ना करवानी पड़े उस चीज़ की, उसकी लाइफ क्या होती है मैक्सिमम? अच्छा, इस पे डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसीजर्स करवाए जा रहे हैं। बहुत सारे नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, कोई रिंकल्स के लिए अपना प्रोसीजर करवाता है और उसके लिए हम बोटॉक्स करते हैं, तो बोटॉक्स का अपना एक
टाइम है जिसपे उसका प्रोसीजर का इफेक्ट खत्म आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और फिर उसको रिपीट करवाना पड़ता है। तो हमें पेशेंट्स के साथ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताना चाहिए पेशेंट्स को कि हर प्रोसीजर का जो वो करवा रहे हैं उसका एक लाइफ है जिसके बाद वो उसका असर खत्म हो जाएगा। जिस तरह फिलर्स हैं, बहुत सारे फिलर्स ऐसे हैं जो 6 months to 1 year लास्ट करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा करवाना पड़ता है। ये तो हो गई नॉन इन्वेसिव की बात। बहुत सारे इवन सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं, जिस तरह फेस लिफ्ट है, जब चेहरे पे रिंकल्स आ जाते हैं और चेहरा ढलक जाता है तो उसके लिए फेस लिफ्ट प्रोसीजर्स करते हैं, जो कि एक इन्वेसिव प्रोसीजर है जिसमें कट दिया जाता है और उसमें सारा स्किन को टाइटन अप किया जाता है। और इसमें मुस्तनिद डॉक्टर अगर उसके पास आप जाएं तो उसमें उन्हें पता है कि फेशियल कौन सी लेयर को एड्रेस करना है कि स्किन का टाइटनिंग इफेक्ट लॉन्ग लास्ट करेगा। तो उसमें 10 years का हम कहते हैं, लेकिन अगर वही खाली स्किन को खींच दिया जाए और वो उतना इफेक्ट आएगा नहीं। तो इसलिए मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना, जो सबसे अहम मसला भी मेरे ख्याल में यही है, ऑथेंटिक डॉक्टर का मिलना। बिल्कुल ऐसे ही। उसको किस तरह से सर्च करना चाहिए? बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, आप क्या रिकमेंड करती हैं कि अगर कोई भी इंसान है जो कि नहीं जानता इस बारे में, वो किस तरह से फिर सर्च कर सकता है, आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकता है? देखिए, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है और गूगल सर्च है और सब। इसमें ये है कि आप सर्च भी कर सकते हैं, एक्सपीरियंस देख सकते हैं, किस डॉक्टर का कितना एक्सपीरियंस है, उसके रिजल्ट्स डिस्कस कर सकते हैं। और एक मुस्तनिद डॉक्टर उन्हीं पेशेंट को चूज़ करता है जिनको वो समझता है कि इस क्लाइंट को या इस पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है। अगर तो उसको ज़रूरत नहीं है तो ऑनेस्टी के साथ वो बता देता है कि, और यहाँ उसे बता देना चाहिए कि ये प्रोसीजर इस पेशेंट के लिए नहीं है। मुश्किल मरला होगा मेरे ख्याल है डॉक्टर के लिए भी, क्या है क्लाइंट को उसको छोड़ना पड़े, उसको सही गाइड करना पड़े कि आपको इस प्रोसीजर की जरूरत नहीं। जबकि हम ये देख रहे हैं कि जो कॉस्मेटिक सर्जरीज हैं वो इस वक्त मोस्ट एक्सपेंसिव हैं, ये जो एस्थेटिक सर्जरीज हैं। अच्छा, एक कॉमन चीज जो खवातीन की बड़ी होती है कि हमें फोरहेड बार बार थ्रेड न करवाना पड़े, हमें अपर लिप्स ना बनवानी पड़े। जहां पर कोई ये इरादा अगर बांध भी लेता है तो आपके इर्द गिर्द ये फिर कहा जा रहा होता है कि नहीं, एक दफा अगर आप लेजर ट्रीटमेंट की तरफ चले गए तो बाल मोटा आना शुरू हो जाएगा, आपको बार बार करवाना पड़ेगा क्योंकि आप शेविंग रेजर यूज करते हैं, फिर उस वक्त फिर 6 महीने के बाद जो है ना वो ज्यादा हार्ड बाल आएंगे। ये थोड़ी जो मिथ है या जो कंट्रोवर्सी है, इसको थोड़ा क्लियर करें। देखिए, उसमें फिर वही बात आ जाएगी जो मैं अभी कह रही थी कि मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर हमें ये देखना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ पे वो मशीन्स अवेलेबल भी हैं, जो वो हेयर रिमूवल रेजर्स जो होते हैं, लेजर्स। ये नॉलेज अगर लोगों को होती तो वो डॉक्टर के पास क्यों जाते? देखिए, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह मैल प्रैक्टिस करनी चाहिए, लेकिन उसमें ये है कि आप अगर हेयर रिमूवल लेजर्स कर रहे हैं तो एक मुस्तनिद मशीनें हों जो, और वो फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है कि डर्मेटोलॉजिस्ट या प्लास्टिक सर्जन जिसको पता हो कि ये इन बालों को किस लेज़र मशीन से एड्रेस करना है। IPL भी है हमारे पास, डायोड लेजर्स भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लेजर्स हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि डॉक्टर्स को ये भी काउंसल करना चाहिए कि 100% वो बाल नहीं जाएंगे, 80% तक वो होते हैं, और जो बारीक बाल होते हैं जिन्हें रुआ कहते हैं वो रह जाते हैं। दूसरा ये कि उस वक्त लेज़र होने से पहले वैक्सिंग नहीं होनी चाहिए, यानी हेयर फॉलिकल बाहर नहीं, उससे पहले ये है कि अगर तो वो ट्रिम हो ताकि वो लेज़र उस हेयर को बर्न आउट करे और वो फॉलिकल वहाँ से हटे। तो बाज़ औक़ात पेशेंट्स वैक्सिंग के बाद फ़ौरन लेजर्स कराने आ जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट। उसमें ट्रिम, हमें थोड़ा सा बाल, थोड़ा सा मिलीमीटर का बाल चाहिए होता है जिसको वो टारगेट करे लेजर। तो इस तरह की बातें अगर पेशेंट को पहले बता दी जाए तो मेरा ख्याल बेहतर रहता है। ठीक है। अच्छा, पहले यही देखते थे कि जो सेलिब्रिटीज हैं उनका ज्यादा रुझान था प्लास्टिक सर्जरी की तरफ या कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ, लेकिन अब जो आम लोग हैं वो भी ये चाहते हैं कि अपने आप को, अपनी खूबसूरती को एनहांस रखें। मुझे लगता है कि आम लोग जरा ज्यादा, मुझे तो मैंने देखा है कि डर्मेटोलॉजिस्ट के पास बैठे हुए नजर आते हैं। फ्यूचर में आप ये जो प्लास्टिक सर्जरी है इसका फ्यूचर किस तरह से देख रही है पाकिस्तान में? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का फ्यूचर तो बूम कर रहा है। उसमें ये है कि खाली सेलिब्रिटीज़ ही नहीं, अगर आप देखें कि अगर एक
एक कोई भी एंटरप्रेन्योर है या कोई भी कोई हायर लेवल अगर रिलेटेड भी है या नहीं भी रिलेटेड, सब लोग ये चाह रहे हैं। बिल्कुल, अगर कोई टीचर है और उसने क्लास में टीच करना है और उसके फेस पे एक स्कार है जो कि उसे बॉदर करता है, इसी तरह अगर कोई किसी ने वेबिनार अटेंड करने और उनकी हेयर लाइन इतनी अच्छी नहीं है, रिसीडिंग है, तो उनका पूरा राइट है कि वो अच्छे दिखें और प्रेजेंटेबल लगे। तो इसमें डॉक्टर के पास आ जाना कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें अगर उनकी सेल्फ एस्टीम उनकी बेहतर होती है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, तो उन्हें करवा लेना चाहिए। इसी तरह अगर किसी के फेस पे रिंकल्स है और उनका एक्सपोजर टीवी की तरफ है, वो एंकर पर्सन है, तो और अगर वो अपने आप को खूबसूरत दिखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुस्तनिद डॉक्टर के पास जो आपके काउंसल करे और क्योंकि उसकी कंसल्टेशन फिर आपके साथ एक रेपो बन जाता है और आपको दोबारा भी उसकी जरूरत पड़ सकती है। बाज़-औक़ात पेशेंट्स भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सर्जन्स के पास जादू की छड़ी है, वो एक ही प्रोसीजर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। जिस तरह अब आप देखें, मैं आपको एजेड फेस की मिसाल देती हूँ। अगर किसी का फेस एजेड लगता है और उसे बोटॉक्स की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि उससे खाली बोटॉक्स से ही उसके रिंकल्स दूर हो, मसाइल हल हो। हाँ जी, उसको फिलर्स भी लगाने की साथ जरूरत है या उसके फैट की भी प्रोसीजर्स करवाने जी, मल्टीपल प्रोसीजर्स जो उसी सेटिंग में अगर वो एड्रेस हो जाते हैं तो वो उसको सारा एक कॉकटेल मिलके हाँ जी, फिर उसे इफेक्ट देता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा उस्मान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। स्टे ट्यून्ड रहिए पाकिस्तान। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम शामिल करेंगे कुछ वायरल वीडियोस, वायरल वाकयात। भारतीय एयरलाइन इंडिगो में मुसाफिरों को दिए जाने वाले सैंडविच से जिंदा कीड़ा निकला है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल होगी, जो कि आप हमारी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। तो इसमें हमने देखा कि खुशबू गुप्ता नामी एक खातून मुसाफिर हैं जिन्हें अपने सैंडविच से जिंदा कीड़ा निकलने की शिकायत जब उन्होंने की, लेकिन इंतजामिया की जानिब से उस पर कोई खास तवज्जो नहीं दी गई और वो तमाम खाना तमाम मुसाफिरों में भी फिर बांटा गया। अच्छा, और फिर ये भी कहा जा रहा था कि आप हमसे गिफ्ट हैम्पर ले लें और उसके बाद मतलब ये नहीं कि पैम्पर किया जा रहा होता ना, जैसे आप अपने किसी मुसाफिर को कर रहे होते। लेकिन खातून बड़ी मोरालिटी वाली थी, बड़ी उसूलों वाली थी। उन्होंने कहा कि देखिए, आज आप ये खाना मुझे खिला रहे हैं, कल आप किसी और को खिलाएंगे, तो ये गिफ्ट हैम्पर आप अपने पास ही रखिए। मैं चाहती हूं कि मेरी इस कंप्लेन को आप एड्रेस करें ताकि आइंदा इस किस्म के मामलात ना हो। बहरहाल नहीं किया गया। फिर उन्होंने इस हवाले से वीडियो बनाई जो कि इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत भी बनी हुई है, और फिर अब उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्शन भी लिया जा रहा है इस एयरलाइन के खिलाफ। और जिस तरह से ज़रिया ने भी बताया कि उन्हें लालच भी दिया गया, एक बैग देने की गई, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया है। एक और वायरल खबर ही है जो आपके साथ शेयर करेंगे। टेट्रस एक वीडियो गेम थी जो कि बेशतर अफराद को बहुत ज्यादा पसंद आती है। 1984 में से, बिल्कुल 1984 में से मुतारिफ करवाया गया था और इस गेम को पहली बार किसी फर्द ने मुकम्मल करने में कामयाबी हासिल की है, और ये 40 साल बाद ऐसा हो चुका है। और पहली बार ये विल्स गिब्सन नामी बच्चे ने एक लाइव स्ट्रीम के दौरान किया है और ये कारनामा अपने नाम कर लिया। अच्छा, बच्चे बड़े एक्टिव हो गए क्योंकि घरों से बाहर निकलकर तो वो खेलते नजर नहीं आते, कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे फिर दूसरे ममालिक क्यों ना हो। हम अक्सर ये बात कर रहे थे कि बच्चे घरों तक महदूद हो गए हैं, लेकिन वो घरों में भी किस तरह से अपना जहन इस्तेमाल कर रहे हैं उसके सबूत हमने देख लिए हैं। और ये जो बच्चा है डेफिनेटली उसको शाबाशी तो देना बनती है। किस तरह से उस लेवल को कंप्लीट किया गया, यकीनी तौर पर मुश्किल काम है और इस गेम को खेलने के लिए बड़े पेशेंस की भी आपको जरूरत होती है, क्योंकि बहुत बार आपको हार का सामना भी करना पड़ता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और एक बड़ा ही आम मामला है जिसके लिए हमारे पास वक्त तो बड़ा मुख्तसर है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस में हम उसका कोई कंक्लूजन निकाल सकें। डंकी का एक जो वर्ड है वो अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी पूरी तरह से सराहत कर चुका है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गैर कानूनी तौर पर अब बैरून मुल्क जाते हैं। यूनान कश्ती हादसा हुआ था जिसमें हमने देखा बहुत से पाकिस्तानी भी उसमें शामिल थे, बहुत से पाकिस्तानी समुद्र में डूबकर अपनी जानों से भी हाथ धो बैठे थे। तो जर्नलिस्ट अली शेर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे इन स्टूडियोज, उनसे जानेंगे कि आखिर ये तमाम मामला है क्या। अली, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि डंकी की डेफिनेशन आप जरा लोगों को बताएं। बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी।
डेंकी बेसिकली कहते हैं जो इलीगल माइग्रेशन होती है उसे, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गैर कानूनी तरीके से जाते हैं। ठीक है, मैं ज़रा जल्दी बता दूं कि ये लोग ज़्यादातर जो पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट है उनमें गुजरात है, सियालकोट है और मंडी बहाउद्दीन है, यहाँ से ज़्यादा लोग माइग्रेट करके जाते हैं। उनकी तकरीबन 3rd जनरेशन है जो कि यूरोप में मुकीम है। ठीक है, ये जो डेंकी है बेसिकली ये लोग लाहौर आते हैं, लाहौर से ये ट्रेन में बैठते हैं और कराची चले जाते हैं। आगे से 2 रास्ते हैं, एक मंद बल्लू वाला बलोचिस्तान वाली साइड पे और दूसरा जो है वो ये ईरान वाली साइड पे जाते हैं आगे बसों पे बैठ के। ठीक है, ये तकरीबन 5 से 6 दिन लग जाते हैं पाकिस्तान के अंदर। जब आप ईरान के बॉर्डर पे पहुंचते हैं आप इंतजार करते हैं रात होने का, जैसे ही उन्हें इशारा मिलता है कि अभी रिलैक्स है माहौल तो वो आपको इशारा करते हैं कि आप बॉर्डर क्रॉस कर लें। आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आपने वहाँ पे वेट करना होता है। फिर कुछ गाड़ियाँ आती हैं जिनमें ये तेल स्मगलिंग होता है। अच्छा, उन गाड़ियों में आपको वो लोड किया जाता है जानवरों की तरह और फिर वो आपको एक सेफ पे ले जाते हैं। ये सेफ लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं, ये एक रूम होता है जहाँ पे तमाम लोगों को इकट्ठा रखा जाता है जो कि मुख्तलिफ रीजन से आए होते हैं और वो एक जगह पे बैठे होते हैं। जी, वहाँ पे लोगों को चने या खुश्क मेवा जात जो है वो दे देते हैं कि आपने अगर 10 दिन लगने हैं, 15 दिन लगने हैं, क्योंकि यूरोप का जो पहला मुल्क है वो ग्रीस है, तो वहाँ पहुँचने तक आपके पास ये आपकी खुराक है और आपने इसी पे सर्वाइव करना है। ईरान से जब आप निकलते हैं तकरीबन आपको 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि ईरान बहुत बड़ा है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह लोगों को लेके जाया जाता है, जहाँ पे लगेजेस हम रखते हैं बसेस के अंदर, वहाँ पे लोगों को डाला जाता है, गाड़ियों की डिग्गियों में लोगों को डाला जाता है। और ये लोग अगर तो पुलिस से बच जाते हैं जो कि बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, तो फिर आप ईरान के बॉर्डर पे चले जाते हैं। अब ईरान के बॉर्डर पे, जब ईरान और टर्की के बॉर्डर पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पे एक पहाड़ी है जिसको कहते हैं माको की पहाड़ी, वो बहुत उसकी ऊंचाई है। ठीक है, यानी अगर आप अगस्त में जाएं तो ऊपर जब आप चोटी पे पहुंचते हैं तो आपको ठंड लगना शुरू हो जाती है, इतनी ज्यादा ऊंचाई है उसकी। ठीक है, वहाँ पे कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका काम ये होता है लोगों को किडनैप करना, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये जो लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं ये $10,000 $8,000 पर पर्सन लेकर जा रहे हैं। नहीं, ये देंगे। अच्छा, ये पहुंच के देते हैं। ज्यादातर जो लोग जाते हैं गैर कानूनी, वो जब पहुंच जाते हैं अपनी तो फिर ये अमाउंट पे करते हैं, फिर ये अमाउंट, हाँ, फैमिलीज पे करती हैं। लेकिन ईरान और टर्की के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए आपको 15 दिन लग जाते हैं और इन 15 दिनों में बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो नहीं पहुंच पाते। कुछ लोगों को पुलिस पकड़ लेती है, कुछ लोगों को किडनैप कर लिया जाता है। जो बहुत खुशकिस्मत होते हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके टर्की में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, अब आप जब टर्की में दाखिल हो जाते हैं और आपको 15 दिन हो गए हैं सफर में, तो वहां पे फिर दोबारा आपको वही सेफ में लेके जाया जाता है, जहां पे इंतजार किया जाता है सिक्योरिटी का सारा के कब रिलैक्स हो थोड़ा सा इन्वायरमेंट तो हम लोगों को निकाले। तो वही सेम प्रोसीजर के गाड़ियों की डिग्गियों में या आपको ट्रकों में डाल के फिर वो इस्तांबुल शहर में लेके जाते हैं। ये तो आपने जान का नुकसान बता दिया, लेकिन वो लोग जो कामयाब हो जाते हैं पहुंचकर वहां पर, उनके लिए आगे क्या मसाइल होते हैं? देखिए, जो लोग पहुंच जाते हैं ना, मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जब आपने टर्की से ग्रीस जाना है ना, सबसे जो मुश्किल है, अब वहां पे 2 रास्ते हैं, एक नहर का रास्ता है और समंदर का रास्ता है। जिन लोगों ने पैसे ज्यादा दिए होते हैं वो वाया नहर जाते हैं, जिन्होंने पैसे कम दिए होते हैं वो वाया समंदर जाते हैं, सी जाते हैं। जी, अगर आप बड़े लकीली पहुंच भी जाते हैं तो ग्रीस में तकरीबन मैंने जो स्टोरीज कवर की हैं 15-15 साल से लोग स्टक हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। वो जगह जगह पे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, वापस भी नहीं आ सकते, वो वापस भी नहीं आ सकते और वो कहीं पे विद रिस्पेक्ट जॉब भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्टेटस कोई नहीं है। और अगर खुदा न खास्ता वहां पे आपको पकड़ लिया जाता है तो 18 माह आपने जेल काटनी है और 18 माह के बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और सबसे जो अहम चीज़ है वो मैं यहाँ बताना ज़रूरी समझूंगा जो लोग गैर कानूनी जाते हैं कि आपको जगह जगह पे आपका इस्तेहसाल होता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है। इवन कि आप अपने पाकिस्तानी भाइयों के पास काम कर रहे हैं ना तो वो आपको पे नहीं करेंगे प्रॉपर जिस तरह के बाय द लॉ होना चाहिए। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि उन्हें पता होता है कि ये जो बंदा है ये गैर कानूनी है, ये पुलिस के पास भी नहीं जा सकेगा। सो आपने मजबूरी का फायदा उठाते हैं। जी, अगर आप 10-15 साल तक सर्वाइव कर सकते हैं तो फिर आप डंकी लगाएं, अदरवाइज डंकी के सिर्फ नुकसान तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 18 माह की पहले जेल काटनी है, फिर आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा, तो फिर पाकिस्तान आएंगे यहाँ पर भी तो आपको हाँ जी कोई ना कोई सजा होगी। बिल्कुल, इसके बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि यहाँ पे आप कभी भी अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप सरकारी जॉब नहीं कर सकते। आपका जो एक रिकॉर्ड है क्रिमिनल हो जाता है कि आप वाया डंकी गए थे।
और पाकिस्तान का इमेज ज़ाहिरी बात है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और यूरोप में जो लोग रहते हैं वो यकीनन इस चीज़ को जानते हैं कि पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है इसकी वजह से बड़ी मुतासर हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली शेर, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे, मंडे को आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।